की छुक छुक और सीटी या पानी में छपाका, चीची हो गौरैया की या मूसल का हो खनका, हो मेंढक की टर टर, शेर की दहाड़, भन भन टिक टिक गड़ गड़ घुर घुर, ध्वनि की बातें हैं इस बार। ध्वनि, आवाज, साउंड। शुरू करते हैं अपनी ही आवाज से। आप भी करिए और देखिए कि आवाज निकालने पर कंठ में कुछ हिलता है, कंपन करता है। जब भी, जहां भी कोई भी ध्वनि हो, वहां कुछ हिल रहा होता है, क्योंकि ध्वनि बनती है तभी जब कोई चीज हिलती है, कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, आगे पीछे आगे पीछे। इसको हमने नाम दिया है पिपंडी। हमें चाहिए आइसक्रीम की डंडी, कागज, छोटे रबर बैंड, कैंची और माचिस की तीली। कागज की जगह आप प्लास्टिक की पन्नी भी प्रयोग कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है ये, आप भी बनाओ और बना के बजाओ। बना के बजाओगे तो पता चलेगा कि फूंक मारने पर डंडियों के बीच लगा कागज हिलता है, फड़फड़ाता है। उसी से आती है ये आवाज, क्योंकि ध्वनि एक कंपन है। साउंड इज अ वाइब्रेशन। ध्वनि एक कंपन है, ये तो हम समझ गए, पर ध्वनि को ऊर्जा क्यों कहते हैं यहाँ उलझ गए। अरे उलझन ये भी होगी दूर जब करके देखेंगे, समझेंगे, खेलेंगे विज्ञान। राई, बोतल, गुब्बारा, बस इतना ही सामान रे भैया, इतना ही सामान। बोतल के मुंह पर तानना है गुब्बारा, बांधना है रबर बैंड, ऊपर राई के कुछ दाने। फिर खुद ही देखो अपनी आवाज की ऊर्जा। कोई संपर्क नहीं, बस ध्वनि कंपन, जिससे गुब्बारा हिलता है, उछलते हैं दाने। ऊर्जा का अर्थ यही तो है, वो जो करे काम, हिलाए किसी चीज को, लाए कोई परिवर्तन। यहाँ ध्वनि से हिलते दाने साफ दिखाते हैं ध्वनि की ऊर्जा, ध्वनि की ताल पर उठते गिरते दाने। ताना धागा, उस पर पाउडर। कंपित वस्तु देती है धक्का अपने आसपास के माध्यम को, जैसे ये हवा। इस धक्के से आगे पीछे होती है और ध्वनि लहर की तरह आगे बढ़ जाती है। ध्वनि एक कंपन है और ध्वनि है ऊर्जा, लेकिन क्यों है वो तरंग, अब ये हम जानेंगे। छोटा सा एक खेल खेल कर थोड़ा उधम मचाएंगे। पहले स्ट्रॉ के एक सिरे को यूं दबाकर करना है चपटा, फिर काटनी है वी आकार की चोंच। बस बन गई सीटी।
फूंक मारने पर मुंह के अंदर स्ट्रॉ की चोंच हिलती है। स्ट्रॉ के अंदर की हवा भी हिलने लगती है। इसी से बजती है सीटी। स्ट्रॉ के अंदर हवा को देख पाते तो दिखते ऐसे कंपन। हवा के कण स्ट्रॉ की चोंच के कंपन से आगे पीछे कर रहे होते, साथ आते, दूर जाते और बनाते तरंग। इसी सीटी को किया उल्टा और फूंक बाहर नहीं, सांस खींची अंदर। देखिए चोंच का कंपन, इन्हीं से बनती है ध्वनि, और ध्वनि ऊर्जा की तरंग। ऊर्जा है ये जान गए, तरंग है ये भी मान गए, पर प्रश्न बहुत से बाकी हैं। चलती कैसे, क्यों आगे बढ़ती, जवाब देगी एक स्लिंकी। एक ऐसा खिलौना जो मानो बहुत से छल्लों के जुड़ने से बनी एक चूड़ी। इसे धक्का दो तो छल्ले आगे पीछे करते हैं। स्लिंकी पर नजर रखें। जब हम उसे दोनों तरफ से पकड़कर हाथ से आगे धक्का देते हैं तो सारे छल्ले आगे जाते हैं, एक एक करके। उनमें लहर बनती है। इसको समझें अपने गिटार कलाकार के साथ। इनके चारों तरफ भी है हवा, जैसे सब जगह होती है। हवा के असंख्य कण। जब गिटार के तार कंपित होते हैं तो हवा के कण भी कंपित होते हैं। देख सकते तो देखते कैसे गिटार की ध्वनि से हवा में विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है। गिटार के तारों के आगे पीछे कंपन से हवा के कण भी आगे पीछे, है ना, बिल्कुल स्लिंकी की ही तरह। स्लिंकी को आगे धक्का दो तो उसके छल्ले साथ आते हैं, वो घने हो जाते हैं। यहाँ बनता है अधिक दबाव। इस हिस्से को कहते हैं संपीड़न, इंग्लिश में कंप्रेशन। कंपन करती वस्तु पीछे हटती है तो हवा के कण दूर जाते हैं, कम घने। कम दबाव के इस हिस्से को कहते हैं विरलन, इंग्लिश में रेरिफैक्शन। कंपन की ऊर्जा मतलब ध्वनि हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती है। घना संपीड़न, कम घना विरलन, बन जाती है ध्वनि तरंग, दबाव के अंतर की लहर। इसीलिए ध्वनि दबाव की तरंग है, प्रेशर वेव। तो क्या हवा ध्वनि के साथ आगे बढ़ जाती है? क्या हवा के कण ध्वनि के साथ दूर जाते हैं? देखते हैं फिर स्लिंकी के साथ। स्ट्रॉ का टुकड़ा काटकर स्लिंकी में लगाया। देखिए कैसे छल्ले अपनी जगह से आगे पीछे कर रहे हैं। ऊर्जा के धक्के से आगे जाते हैं, ऊर्जा आगे के कणों को देते हैं और वापस अपनी जगह। ऊर्जा इस तरह आगे बढ़ती जाती है, छल्ले अपनी जगह, सिर्फ ऊर्जा का माध्यम है वो। बिल्कुल ऐसे ही ध्वनि ऊर्जा हवा में आगे बढ़ती है। हवा के कण अपनी जगह पर ही आगे पीछे करते हैं, वो केवल माध्यम है। तो समझे क्या होता है हमारे चारों तरफ? ध्वनि ऊर्जा हवा में विक्षोभ पैदा करती है, हवा के कणों को कंपित करती है। कणों का कंपन उसी दिशा में जिसमें ध्वनि आगे बढ़ती है। स्लिंकी के साथ देखते हैं, ये आया धक्का आगे की तरफ, छल्लों के कंपन भी आगे, और ये चली ध्वनि आगे, कंपन उसी दिशा में आगे पीछे। इसीलिए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, लॉन्जिट्यूडनल। दोनों शब्द थोड़े कठिन, दोनों का मतलब एक, लंबाई की दिशा में। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है क्या? धागे से होकर ये खुशबुश सुनाई दे रही है क्या? धागे का ये टेलीफोन है कितना मजेदार, यहाँ ध्वनि धागे से होकर पहुँचे उस पार। धागे के टेलीफोन से आवाज इतनी साफ क्यों सुनाई देती है? सुना है चांद पर एस्ट्रोनॉट एक दूसरे की बातें सुन नहीं सकते। आज बात ध्वनि की,
जानेंगे ध्वनि को क्यों चाहिए माध्यम। Why does sound need a medium? कंपित वस्तु बनाती है ध्वनि और सुनते हैं हमारे कान। लेकिन ध्वनि को कान तक पहुंचाने वाला कौन? आज मालूम करते हैं एक प्रयोग के साथ। चाहिए ये सामान: कांच की बोतल, घुंघरू। घुंघरू को स्ट्रॉ में टांग कर बोतल में फिट किया है। घुंघरू की आवाज जरा ध्यान से सुने। अब जलाई मोमबत्ती। बोतल में थोड़ा सा पानी ताकि बोतल टूटे ना। ढक्कन कस के बंद और बोतल आंच पर। बोतल की हवा गर्म होकर स्ट्रॉ से बाहर आने लगी। काफी देर गर्म करने के बाद मोड़ा स्ट्रॉ ताकि बाहर से हवा अंदर ना जा सके। अब बोतल के अंदर बहुत कम हवा। बन गया है आंशिक निर्वात, पार्शियल वैक्यूम। अब बजाया घुंघरू तो आवाज ना के बराबर। बोतल में हवा कम तो ध्वनि कम। जब बोतल में हवा थी तो आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन हवा जब कम तो आवाज बहुत हल्की। अगर हम बोतल से सारी हवा हटा सकते तो आवाज बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हवा ही वो माध्यम है जो ध्वनि को आगे बढ़ाता है, हमारे कान तक पहुंचाता है। इसे समझते हैं। कंपित वस्तु बनाती है ध्वनि। कंपन की ऊर्जा चारों ओर हवा के कणों को भी कंपित करती है। हवा में दबाव की लहर बनती है और हमारे कान तक ध्वनि पहुंचती है। माध्यम ना हो तो ध्वनि आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग इसलिए क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत है। संचरण करने वाले माध्यम के साथ ध्वनि बदलती है। ध्वनि ऊर्जा की गति माध्यम पर निर्भर। हवा में ध्वनि की गति करीब 344 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब एक सेकंड में 344 मीटर दूर चली जाती है ध्वनि तरंग। लेकिन ये गति द्रव और ठोस चीजों में बढ़ जाती है। ध्वनि की गति हवा में सबसे कम, द्रव में हवा से थोड़ी अधिक और ठोस माध्यम में सबसे तेज। दीवारों के होते हैं कान, क्यों हम कहते ऐसा? समझ गए ये बात पते की क्यों होता है ऐसा? अब बात बढ़ाते हैं आगे, मन में प्रश्न बहुत से जागे। कोई आवाज होती है धीमी और कोई जोर से। कभी सोचा है ऐसा क्यों? आज बात इसी की। बात ध्वनि के आयाम और ऊर्जा की। साउंड, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी। ड्रम को जो जोर से मारो तो जोर की आवाज, धीरे से मारो तो हल्की। नजर रखें राई के दानों पर जो उछल रहे हैं ड्रम से बनी ध्वनि के कारण। जोर की आवाज मतलब अधिक ऊर्जा तो उछाल अधिक। धीमी आवाज मतलब कम ऊर्जा तो उछाल कम। थर्मोकोल के मोती के उछाल पर ध्यान दें। यही है आयाम या एम्पलीट्यूड। हल्की ध्वनि तो ऊर्जा कम, उछाल कम, आयाम कम। जोर की ध्वनि तो ऊर्जा अधिक, उछाल अधिक, आयाम अधिक। तो देखते हैं ध्वनि का आयाम स्लिंकी के साथ। नजर रखें स्लिंकी के छल्लों पर। जब उसे धीरे से धक्का देते हैं तो ऊर्जा कम,
मतलब आयाम कम, हल्की ध्वनि। जोर से धक्का देते हैं तो ऊर्जा अधिक, आयाम अधिक, जोर की ध्वनि। इसे समझ गए ना? जोर की ध्वनि तो अधिक आयाम, ऊर्जा अधिक, दूर तक गए छल्ले। हल्की ध्वनि तो कम आयाम, ऊर्जा कम, कम दूर गए छल्ले। जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हम बदलते हैं आयाम, जिसके माप की इकाई है डेसिबल। तो हमारे पास कौन सी ध्वनि के कितने डेसिबल? इतने अधिक डेसिबल का विस्फोट तो हमारे कान तक खराब कर सकता है। एक ही साज में बनते सुर इतने सारे, बोले हम सब एक तरह जब अलग आवाजें होती क्यों तब? कोई महीन किसी की भारी, कोई कर्कश कोई प्यारी। कारण है इस अंतर का भी यही समझेंगे अब हम सब ही। एक ही बांसुरी से इतनी अलग अलग आवाजें कैसे निकलती हैं? हम सब बात करते हैं एक ही तरह, पर सबकी आवाजें अलग अलग क्यों? सिर्फ हम ही नहीं, हर जानवर की आवाज भी अलग। बड़ों की आवाज बच्चों की आवाज से मोटी क्यों? इन सब प्रश्नों का उत्तर आज, क्योंकि आज बात ध्वनि की आवृत्ति और तारत्व की। साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड पिच। खेलते हैं खेल, सीटी एक, आवाजें अनेक। स्ट्रॉ सीटी के साथ। स्ट्रॉ को एक तरफ से किया चपटा और काटी वी आकार की चोंच। इस तरह बनानी है सीटी और फूंक कर बजानी है सीटी। अब बजाते हैं सीटी कैंची के साथ। स्ट्रो को काटा ना तो आवाज बदल रही थी। स्ट्रॉ की लंबाई बदली तो आवाज बदली। ऐसा ही तो होता है बांसुरी में भी। अलग अलग छेद बंद खोलने से आती हैं अलग अलग आवाजें, बिल्कुल स्ट्रॉ सीटी की तरह। स्ट्रॉ की लंबाई और उसकी आवाज का रिश्ता। लंबा स्ट्रॉ तो मोटी आवाज, छोटा स्ट्रॉ तो पतली आवाज। अलग अलग आवाज, ध्वनि के इस गुण को कहते हैं तारत्व, अंग्रेजी में पिच। इसका मतलब क्या? जानने के लिए पहले समझते हैं ध्वनि की आवृत्ति को। खेल स्टील रूलर के साथ, इस बात को याद करके कि ध्वनि कंपन है। स्टील रूलर के कंपन से बन रही है ध्वनि और लंबाई बदलने पर बदल रही है ध्वनि। ध्यान देंगे तो दिखेगा कि कंपन की बदलती गति के साथ बदल रही है ध्वनि।
कंपन की गति को कहते हैं आवृत्ति, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी, और वो होती है 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या, वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक कंपन मतलब वस्तु का अपनी नियत स्थिति से ऊपर नीचे होकर वापस नियत स्थिति पर आ जाना। ये नियत स्थिति, ये आई डोरी नीचे और फिर ऊपर और वापस नियत स्थिति में, ये हो गया एक कंपन। ये हुआ एक कंपन 1 सेकंड में पूरा, इसलिए इसकी आवृत्ति है 1 कंपन प्रति सेकंड। यहाँ 1 सेकंड में 4 कंपन है, तो आवृत्ति है 4 कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति बदली तो ध्वनि बदली। आवृत्ति जितनी अधिक उतनी पतली ध्वनि, ऊंचा तारत्व। आवृत्ति जितनी कम उतनी मोटी ध्वनि, नीचा तारत्व। स्ट्रॉ में भी तो यही हुआ। लंबे स्ट्रॉ में आवृत्ति कम, मोटी आवाज, नीचा तारत्व। छोटे स्ट्रॉ में आवृत्ति ज्यादा, पतली आवाज, ऊंचा तारत्व। तारत्व को समझ सकते हैं स्लिंकी के साथ। जल्दी जल्दी धक्का दें तो आवृत्ति अधिक, मतलब पतली ध्वनि, ऊंचे तारत्व की ध्वनि, और धीरे धीरे धक्का दें तो कम आवृत्ति, मोटी ध्वनि, नीचे तारत्व की ध्वनि। जहां भी ध्वनि है वहां कंपन, कंपन की गति पर निर्भर तारत्व। तारत्व की इकाई भी है और वो है हर्ट्ज। हर किसी की ध्वनि अलग अलग। छोटे बच्चों का रोना अलग, बड़े हों तो आवाज बदलकर अलग। आयु बढ़े तो स्त्री और पुरुषों की आवाजें भी अलग अलग। हमारी आवाज उम्र और लिंग पर निर्भर। त्या काळातली भांडी, कच्च्या विटा। हर बार कारण वही, अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग तारत्व। याशिवाय त्या काळातली भांडी। समझ गए ना? जैसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज 500 हर्ट्ज, मतलब 500 कंपन प्रति सेकंड, ऊंचा तारत्व। और बड़े पुरुष की आवाज 85 से 155 कंपन प्रति सेकंड, मतलब नीचा तारत्व। जो सुनी नहीं वो ध्वनि नहीं, पर सुनते हैं हम कैसे? कान हमारे अंदर बाहर काम करे तो कैसे? कान का मॉडल देखो गौर से, तुम भी ये बनाओ, करके देखो, समझो बूझो, विज्ञान को दोस्त बनाओ। बाहर से तो दिखते कान, लेकिन अंदर के रहते छिपे। तो कैसे हैं हमारे कान अंदर और बाहर? आज बनाते हैं कान का मॉडल, ईयर मॉडल। कान दो, लेकिन क्या हम सिर्फ बाहरी कानों से सुनते हैं? खेल बंद कानों का, रबर बैंड और रुई के साथ। दांतों में दबाया रबर बैंड। टुन टुन जैसे आवाज आ रही थी। बाहर से कान कस के बंद, फिर भी तुन तुन सी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मतलब बाहरी कानों से ही नहीं, शरीर में बहुत कुछ और भी जिससे हम सुन पाते हैं। तो हो जाए अपने बाहरी कान
और अंदर छिपे कान से जान पहचान। कैसे बन सकता है ये सामान हमारा कान? गत्ते का स्टैंड, कागज की प्लेट, कांच का बर्तन, उसमें पानी, गत्ते की ही नली, पतला लाल कागज और सीक। मॉडल में कागज की प्लेट है बाहरी कान, कर्ण पल्लव, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना। गत्ते की नली है श्रवण नलिका, ईयर कैनाल, यहाँ से ध्वनि अंदर जाती है। नली के सिरे पर तना लाल कागज मानो कर्ण पटह, ईयर ड्रम या कान का पर्दा। पर्दे पर चिपकी सीक है मानो कान की हड्डियां, एक नहीं 3 हड्डियां। पानी से भरा कांच का बर्तन मानो आंतरिक कान, यही है कर्णावर्त, कॉक्लिया। कमाल का मॉडल। ड्रम की आवाज अंदर, पर्दा हिल रहा है, सीक भी और पानी भी। ऐसे ही करते हैं हमारे कान अपना काम। तो आप भी बनाओ अपने लिए ऐसा मॉडल, खेलो उससे और जानो अपने कान को। ध्वनि के विज्ञान से आज हुई पहचान, देखा समझा जाना बूझा खेला जब विज्ञान। बसते किताब से बाहर आया, दोस्त बना विज्ञान। ए भैया दोस्त बना विज्ञान, रे बहना फ्रेंड बना विज्ञान।